बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में और इजाफा फरमाए और आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम रखे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की जानब। मेरा आज का वो मौजू है जिसने पूरे पाकिस्तान का अहाता किया हुआ है। हर एक की ज़बान पर आज एक ही चीज़ है। क्या चीज़? बल्ला छिन गया, पीटीआई ख़त्म हो गई, पीटीआई इज़ नो मोर देयर। और चेयरमैन पीटीआई भी अपने ओहदे से हाथ धो बैठे। मैं उस चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहा हूँ कि जिनको इमरान साहब ने तैनात किया था, अली गौहर खान साहब। तो ये बात तो खैर नहीं कह सकते, लोग तो यही कह रहे हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई। नहीं, पीटीआई ख़त्म तो नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये है और वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी, लेकिन ये है कि पीटीआई अब पीटीआई के बैनर के नीचे, यानी कि पीटीआई का जो अम्ब्रेला है उसके नीचे एक निशान के तहत वो हिस्सा नहीं ले सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया है। इस फैसले की तरह तरह की तौजीहात पेश की जा रही हैं। हर आदमी अपनी अपनी तौजीह करने में लगा हुआ है। और आपको पता है कि आजकल के हमारे मुल्क के अंदर जितने भी तजियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं या जो भी सियासतदान हैं, वो सिर्फ, और आम लोग भी, वो सिर्फ पॉपुलर एक्टिविटीज़ को देखते हैं। कानून, आइन और मुल्क का मफाद, इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। उसका वाज़ह सबूत ये है कि जब ये फैसला आया तो उससे पहले हर एक को पता था। ये 2 दिन की जो समात हुई है, ओपन समात थी, टीवी पर बराह रास्त दिखाई जा रही थी और मैंने भी देखी। काफ़ी हद तक मैं देखता रहा, पूरा तो नहीं देखा। 9-9, 10-10 घंटे की समात हुई है एक ही सिटिंग में। तो ये 9-9, 10-10 घंटे डेली के हिसाब से समात करना कोई मामूली काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और उसमें हर जुजियात और हर जुज़ जो है आइन और कानून का, जिसके दायरे में इसका दायरा इख्तियार आता था इलेक्शन कमीशन का, और जिसके ऊपर पीटीआई ने सवाल उठाए, हर जुज़ का जवाब दिया गया और उसके ऊपर बहस की गई। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बल्ला छीन लिया या इलेक्शन कमीशन ने ये बल्ला छीन लिया, तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये बल्ले का निशान छीना नहीं गया। ये निशान जो है बल्ले का, पीटीआई ने खुद अपनी प्लेट में रख के इनको पेश किया है कि हुजूर ये लीजिए, हमें इस बल्ले के निशान की जरूरत नहीं है। एक हद तक तो सही है कि उनको बल्ले के निशान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉपुलैरिटी की जिस स्टेज पर पीटीआई के लोग हैं या पीटीआई है, उनको किसी निशान की जरूरत नहीं है। पीटीआई के ये नाम ही काफ़ी है कि एक लिस्ट शेयर कर दे उसके ऊपर सोशल मीडिया पर और बता दें कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे, उनको कोई भी निशान मिले वो लोग उसको वोट देंगे जिन्होंने देने हैं। लेकिन इसके आड़ में इदारों को निशाना बनाना, चीफ जस्टिस साहब की तज़हीक करना, इदारों की तज़हीक करना, उनका मजाक उड़ाना और उनके खिलाफ तरह तरह की बातें करना, ये किसी सूरत में ज़ेब नहीं देता। क्योंकि कल का जो मेरा वीलॉग था वो फैसले से पहले का था और मैंने उसमें बता दिया था वाज़ेह तौर पर कि ये फैसला नविश्ते दीवार है, जो लिखा हुआ है कि ये बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने उसकी कार्रवाई देखी है सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव आ रही थी, उनको, वो लोग जो कानून के तालिब इल्म नहीं है, जो कानून को नहीं समझते, उनको भी समझ आ गई थी कि पीटीआई ने अपने पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। असल में बात क्या है कि पीटीआई के जो वोकला हैं वो इस चीज़ के आदी नहीं है कि कवानीनी जो शिकाफियाँ होती हैं उनके ऊपर बहस कर सके। गुज़श्ता कई सालों से, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी की इंतहा पर पार्टी पहुंची हुई थी और उनको किसी किस्म के रास्ते में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता था। अदालतें उनकी हुक्म की गुलाम बनी हुई थी। वो जो कहते थे आते थे, आके हाथ बांध के खड़े हो जाते थे और फैसला उनके हक में कर दिया जाता था, क्योंकि जजों को पता होता कि हमने फैसला क्या करना है। उसमें सिर्फ जजेस ही नहीं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी और इन दोनों का जो ना गठजोड़ था, जिन्होंने पीटीआई को पहले इस मुकाम पर पहुंचाया और उसके बाद उस मुकाम पर पहुंचा जहां पर वो आ जाए, और उसके बाद उन्होंने मुल्क को जिस मुकाम पर पहुंचा दिया वो आपके सामने है चीज़। तो अब बात यह है कि ये जो फैसला हुआ है ये कानून और आइन के ऐन मुताबिक है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहब और उनका जो बेंच है, जिसमें ये 3 हज़रात शामिल थे और इनका मुत्तफ़िक़ा फैसला है, किसी ने उस फैसले से इख्तिलाफ़ राय नहीं किया, ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है कि मुत्तफ़िक़ा फैसला आया है। लेकिन अगर फैसला इसके बरअक्स कर दिया जाता, कानून और आइन को एक साइड पर रख दिया जाता
اور پاپولر فیصلہ کیا جاتا تو چیف جسٹس کے عوام میں بلے بلے ہو جانی تھی. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ جو آج فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، ہمارے میڈیا پرسن جو ہیں، ہمارے اینکر حضرات جو ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں جو اپنے پروگرام کرتے ہیں، جتنے لوگ آج چیف جسٹس صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر فیصلہ اس کے برعکس آتا تو تب بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بات کرنی تھی کہ دیکھیے جی، کیونکہ ہر کوئی اپنی پاپولیرٹی گین کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی اپنا نام بنانا چاہ رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو پاپولر کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی ریٹنگ کے چکر میں لگا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر یہی کہنا تھا کہ دیکھیے آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، اور عمران صاحب یا اس کی پارٹی کے دباؤ کے نیچے آ کر چیف جسٹس اور عدلیہ نے غلط فیصلہ کر دیا ہے. تو دونوں صورتوں میں عدلیہ کی جان نہیں چھوٹنی تھی. تو اس لیے انہوں نے بہتر کیا کہ جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا، آئین اور قانون کی انہوں نے پاسداری کی، اور ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اور جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتے ہیں، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوا ہے بعین ہی اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. کس نے کہا تھا؟ پی ٹی اے کو. اب جو کل کی اور پرسوں کی جو سماعت ہے اس میں بہت سارے پردے اٹھے ہیں، بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں. اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے، اب کیونکہ پی ٹی اے زیر خطاب ہے تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. چیف الیکشن کمیشن نے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے پی ٹی اے کو 2021 سے وارننگ دینا شروع کی تھی کہ جی آپ اپنے پارٹی کے الیکشن کرائیں، جو وہ نہیں کرا رہے تھے. اور اس کے بعد کووڈ کا زمانہ تھا، انہوں نے ان سے مہلت مانگی کہ جناب کووڈ ہے تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہمیں مہلت دیجیے. تو پھر اس کے بعد اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا، اور الیکشن کمیشن اس پر متفق ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ 1 سال کے بعد الیکشن کرا دیجیے گا. 2022 میں پھر وہی صاحب کوئی الیکشن نہیں کرائے گئے. 2023 میں بار بار ان کو وارننگ دی گئی، اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ آل آف سڈن ایک فیصلہ اوپر سے وارد کر دیا گیا. اور پی ٹی کو اس چیز کی بہت اچھے طریقے سے خبر تھی، پی ٹی کے رہنماؤں کو اچھے طریقے سے خبر تھی، اور جو وکیل ہیں جن کا کام ہی سارا دن قانونی دو پیچ کھیلتے رہنا ہے، تو ان کو کیا خبر نہیں تھی کہ یہ فیصلہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ کیا ہوگا. ان کو بالکل 100% یقین تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اور وہ اسی یقین کے تحت ہی اس کیس کو عدالت میں لے کے آئے تھے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اور ہم اس کا ایک اور بیانیہ بنا دیں گے کہ دیکھیے جی اسٹیبلشمنٹ اور عدالت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، اور ہماری پارٹی کو باہر دھکیلا جا رہا ہے. اس کا مظاہرہ بھی کل ہوا ہے. سماعت کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ جناب چیف الیکشن کمیشن اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اور وہ ہمیں جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینا چاہتا، اور وہ پارٹی کو الیکشن کے پروسیس سے باہر کرنا چاہتے ہیں. جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب آپ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں یہ آئینی اور قانونی ادارہ ہے، ایک آئینی ادارے کے خلاف آپ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں تو آپ ثبوت بھی لے کے آئیں. تو ثبوت تو ہے نہیں، زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں. جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی اے نے جو کچھ کہہ دیا، عمران صاحب نے جو کچھ کہہ دیا، اس کے کسی اچھے پیروکار نے جو کچھ کہہ دیا، وہی کیا کہتے ہیں کہ قانون ہوتا ہے. ان کے لیے ان کی زبان سے نکلا وہ ہر لفظ قانون ہے، اور جو قانون ایکچوئل جو قانون ہے اور جو آئین ہے وہ ردی کے ایک ٹکڑے یا ردی کے کاغذ کی طرح ہے جس کو جب اٹھاؤ پھینک دو. پی ٹی ہی کر رہی ہے. آج تک مجھے یہ بتائیں کہ قانون کے کون سی شک پر انہوں نے عمل کیا ہے، دل سے عمل کیا ہے. اگر زبردستی ان سے کرایا گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اگر کرایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ہزاروں اعتراضات ہوتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن جس کے خلاف پی ٹی اب صف بندی کر چکی ہے اور ان کے خلاف بول رہی ہے، یہ الیکشن کمشنر کون ہے؟ راجہ سلطان سکندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک متعین کردہ ہے. جب ان کو لگایا گیا تھا اس عہدے پر تو پی ٹی آئی نے ہی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان نے اس کی منظوری دی تھی اور ان کا نام پاس کیا تھا. لیکن بہت عرصے تک وہ ان کی گڈ بکس میں رہے. لیکن جہاں سے اختلاف شروع ہوا وہ تھوڑا ان کے غیر عینی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس کو ہلکا پھلکے انداز میں موسیقی سناتے رہے اور یہ پی ٹی آئی والے سنتے رہے. لیکن جہاں پر بڑا اختلاف ہوا ہے وہ سیالکوٹ کا وہ حلقہ ہے جہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت نے، پنجاب حکومت تھی ان کی، اور پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا تھا کہ جو ضمنی الیکشن تھا سیالکوٹ کا، جس میں دھند میں آر اوز غائب ہو گئے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر غائب ہو گئے، الیکشن کے رزلٹ نہیں آئے، پولیس غائب ہو گئی، سب کچھ غائب ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے اس کھلی دھاندلی کے خلاف ایکشن لیا تو وہاں پر وہ ان کے سامنے برے ہو گئے. صرف یہ وہی مقام تھا کہ جس میں الیکشن کمیشن نے اپنے جو ہے وہ پرپوزے ان کو دکھائے، اپنی اسٹرینتھ دکھائی کہ ان کے پاس قانون کے کیا اختیارات ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس الیکشن کو بھی مسترد کر دیا، اس رزلٹ کا بھی مسترد کیا الیکشن کمیشن نے، اور دوبارہ نئے سرے سے الیکشن کرائے گئے، اور جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو برے طریقے سے مات ہوئی. یہ
टर्निंग पॉइंट था पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान दुश्मनी का, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुकाबलेबाजी का ये टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से पीटीआई इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ एक बयान बनाने में मसरूफ़ हो गया, वो शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें करना। उसके बाद उनको ये याद रखना चाहिए और आप लोगों को भी याद होगा कि गालबन 19 ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, वो भी तो उनमें से एक सीट के अलावा सारी की सारी सीटें पीटीआई ने जीते थी। लेकिन वो कुछ होने के बाद, वो ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद भी इन्होंने ये शोर मचाया कि इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, वो हमारे खिलाफ है। भाई आप जीतने के बाद भी अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं तो फिर वो कौन सी ऐसी कुंजी है कि जिससे ताला खोल के आपको दिया जाए, जिसमें आप खुश होंगे कि हाँ जी अब हमारे लिए रास्ते हमवार हैं और अब हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और हमारे दरवाजे खुले हुए हैं हर चीज़ के। अब तो वो यही है कि जब इलेक्शन होता है तो उसके जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं वो उठा के आपके घर पहुंचा दीजिए कि महाराज ये बैलेट बॉक्सेस पड़े हुए हैं, इसमें आपने जिसका वोट निकालने निकाल लो, जिसका डालने डाल लो, उसके बाद अपनी मर्जी से इसको सील कर दो और आप हमें पहुंचा दो। या फिर इनको जो वो इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर रिजल्ट बनाए जाते हैं वो इनको पेश कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन की मोहर लगा के, जनाब आप इसको फिल कर लें, जितने वोट आपने इंदराज करने वो कर दें और रिजल्ट आप हमें दे दें, इनाउंस हम कर देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता भाई। अब जब इनको कानून की किसी अमलदारी के नतीजे में मुश्किल का सामना पेश होता है तो ये उस इदारे के खिलाफ हो जाते हैं। और मुझे हैरत हो रही है उन एंकर हजरात पर, कल बड़े बड़े जयद किस्म के एंकर हजरात बैठे हुए थे लाइव ब्रॉडकास्ट में और वो ये कह रहे थे कि ये तो नजर आ रहा था कि जी ये इलेक्शन पीटीआई का इल्ज़ाम सही है कि इलेक्शन कमीशन को, ओ भाई इलेक्शन कमीशन उनको नहीं दे रहा लेवल प्लेइंग फील्ड, क्यों नहीं दे रहा? वो दे रहा है, आप खुद लेना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप अपने इलेक्शन ना कराएं पार्टी का एक आइन है, जो किसी भी पार्टी का आइन होता है वो उसी तरह आइन की तरह मुकद्दस होता है जिस तरह पाकिस्तान का आइन है, वो उस पार्टी के लिए उसी तरह मोहतरम और मुकद्दस होता है। लेकिन आपने अपने ही आइन की धज्जियां उड़ा दी, आपने अपने पीटीआई के अपने बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी की और आपने जो पार्टी का इंटर इलेक्शन था वो सही नहीं कराया, जिसके नतीजे में ये सारा बखेरा आपको समेटना पड़ा और समेटते समेटते आपके हाथों में कांटे भी चुभे और आपके पाँव भी जख्मी हो गए। तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, आप लोगों का अपना कसूर है, पीटीआई का अपना कसूर है। और पीटीआई की जो लीगल टीम थी वो तो बच्चों की तरह खड़े होके अदालत के अंदर जो है ना वो दलाइल दे रहे थे, उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ के आदी ही नहीं है ना। मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका कि वो इस चीज़ के आदी ही नहीं है कि वो भी दलाइल दें या कानून के मोशगाफियों के साथ खेलें। वो तो सीधा सीधा आते थे, उनकी टीम एक एप्लीकेशन लेके अदलिया में आती थी और ऑर्डर पास हो जाता था कि उनकी दरख्वास्त जो है मंजूर कर दी गई है। अब वो ज़माना नहीं रहा। जब काजी साहब चीफ जस्टिस अनाउंस हुए थे, अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, उससे पहले 1 महीना या 1.5 महीना पहले अपनी तारीख से उनको ऐलान कर दिया गया था, उनका नाम अनाउंस कर दिया गया था। मैंने उस वक्त भी कहा था, मेरे कई व्लॉग्स हैं उस दौर के, मैंने कहा था कि काजी आएगा और छा जाएगा और इससे किसी को छोड़ना नहीं है। इसने ना तो एस्टैब्लिशमेंट को स्पेयर करना है, ना इसे सियासतदानों को स्पेयर करना है, ना इसे सियासी पार्टियों को स्पेयर करना है। उसने सिर्फ और सिर्फ जो आइन की किताब है उसको देखना है। अब वो अपनी बल्ले बल्ले करा सकता था कि ये कहते कि जी ठीक है आइन तो ये कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉपुलर पार्टी है इसको हम इलेक्शन से बाहर नहीं रख सकते, लिहाजा हम इसको नज़्ज़े ज़रूरत के तहत इसको इजाज़त दे रहे हैं कि ये अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़े। और यही नज़्ज़े ज़रूरत जो था इसी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। नज़्ज़े ज़रूरत जब से शुरू हुआ था अदालतों में कि कानूनी तौर पर तो ये काम गलत है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऐसा होना चाहिए, तो इससे हम नज़्ज़े ज़रूरत के तहत इसको जायज़ करार दे रहे हैं। और जब आप एक नाजायज़ चीज़ को जायज़ करार देते हैं तो फिर हर नाजायज़ चीज़ जायज़ बनना शुरू हो जाती है। और जब आप उस जायज़ चीज़ को दोबारा नाजायज़ करार देने की कोशिश करते हैं तो फिर वही होते हैं जो काजी साहब के साथ लोग कर रहे हैं, काजी साहब के साथ जो सियासी पार्टी और जो मीडिया के लोग कर रहे हैं वो इसी तरह होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि काजी फैज़ ईसा साहब जैसा एक नेक, ईमानदार और साहिब बसीरत आदमी चीफ जस्टिस के अहदे पर बराजमान है। और हमें तो इस चीज़ की तवक्को है कि वो जो जितना भी गंद घुला हुआ है पाकिस्तान की अदलिया में और पाकिस्तान के इदारों में वो उनको साफ़ करके जाएंगे। लेकिन उनके पास भी वक्त बहुत कम है, उनको वो 1 साल से भी कम अर्से के लिए बने थे। 1 साल में से मेरे ख्याल में 2 महीने 2.5 महीने तो गुजर चुके हैं, बाकी 8-10 महीने हैं शायद वहाँ उनके टीनेवर के। मैं तो बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से 10 बस्ता ये अपील करता हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रोविज़न है कि चीफ जस्टिस को जो है वो एक्सटेंशन दी जा सकती है
تو چیف جسٹس صاحب کو آپ 5 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دیں. اور میرے خیال میں اگر یہ معاملہ کہیں پر رکھا گیا سنجیدہ حلقوں میں تو ہر حلقہ اس کی جو ہے نا وہ حمایت کرے گا اور تائید کرے گا کہ جیسے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے آئینی کردار کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں اور جو آئینی میں کمزوریاں آ چکی ہیں اور جس طریقے سے آئین کا کھلواڑ کیا گیا ہے اس کو درست سمت میں پاکستان کو اور آئین کے راستے پر گامزن کر کے پھر وہ چلے جائیں. آج تک اتنے کافی ہے. آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی ناصر اللہ نگہبان ہو. السلام علیکم اور شکریہ.